हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं और वो है एसएसटी के लास्ट ईयर 2022 और 2021 का जो आंसर शीट सीबीएसई ने निकाला है उसको एनालाइज करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एग्जैक्टली हाउ डज अ टॉपर राइट देयर आंसर। क्या उसमें सोने जड़े हुए हैं जो उनको फुल मार्क्स मिलता है और आपको सिर्फ 4 मिलता है 5 में से? सो व्हाट इज दैट सीक्रेट इंग्रेडिएंट दैट दे हैव इन देयर फूड जिसके वजह से खाना बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है? आहा, है ना, भूख लग रही है मुझे। एनीवे, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट। अच्छा, इसमें ना एक और चीज हमें जिसमें हम फोकस करने वाले हैं इज दैट एसएसटी में नॉर्मली बच्चे कहते हैं कि मैम हमको फैक्ट्स याद नहीं हो रहे, नाम याद नहीं हो रहे, डेट याद नहीं हो रहे, तो क्या उसके बिना भी किसी आंसर में फुल मार्क्स आ सकते हैं? तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फोर्स नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप चाहते हो कि आप मेरे साथ और कुल्लू सर के साथ और अभिषेक सर के साथ और बाकी सब टीचर्स के साथ पढ़ो, अपनी क्लास 10 95% लाओ, छाती अपनी बिल्कुल चौड़ी करके माँ बाप के पास जाओ और बोलो, ज़्यादा चौड़ी हो गई लगता है, कि पापा मम्मी मेरे 95% आए हैं। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू आर कंसिस्टेंट गाइज। आप सेशंस में आ नहीं पा रहे हो तो सेशंस को बाद में देखो, बट कंसिस्टेंट रहो एंड आई विल मेक श्योर कि एसएसटी में तो 95% से अबव आएंगे। मेरा नाम सुरभि गुप्ता है। आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज, माय मास्टर्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी थी इन मिरांडा कॉलेज, मिरांडा हाउस, एंड राइट नाउ आई एम हियर इन बैंगलोर, है ना। आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। इस चैनल पे मुझे 1 साल अभी नहीं हुआ है, बट होने वाला है। ठीक है, चलो लेट अस बिगिन। आर यू रेडी फॉर योर एग्जाम्स? यस और नो? डू यू नो हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम्स? बहुत लोग बोलते हैं मैम हमें सिलेबस समझ आ गया, हमने चैप्टर पढ़ लिया, उसके पीछे के क्वेश्चंस भी कर लिए, बट एग्जाम कैसे देना है ये नहीं समझ आया। तो आज के सेशन में हम वही करने वाले हैं, चिंता मत करो, मैं हूं ना। ऑलराइट, 2022 और 2020 का पेपर पे हम फोकस करेंगे और 2021 का भी मैंने एक आंसर लिया था। सो वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट हाउ टू राइट योर 1 मार्कर क्वेश्चंस। पहले लेट अस सी इफ यू गाइस आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी, हाँ भाई ये तो करेक्ट है। नेपोलियन स्पेन नहीं, नेपोलियन फ्रांस होना चाहिए। गुसीपी गैरिबाल्डी इटली होना चाहिए। बर्बन किंग इटली नहीं फ्रांस होना चाहिए। सो द आंसर इज ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि मैम क्या हमें सिर्फ ए लिख ले मार्क्स मिल जाएंगे? क्या पता मिल जाए, बट टॉपर ने कैसे लिखा है ए और फिर ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी, देख रहे हो ना, राइट। वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन है कि नेम द बुक पब्लिश्ड बाय राजा राममोहन रॉय, तो यहाँ लिखा है राजा राममोहन रॉय पब्लिश संबंध कौमुदी, तो प्रॉपर लाइन में आंसर लिखा हुआ है। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन फ्रेडरिक यूरो पेंटिंग। अब पहले ये वाला पहला का पेपर है, अब तो आपके सारा सेक्शन है 1 मार्कर एमसीक्यू की तरह आता है, पहले नहीं आता था। तो उन्होंने पूरा लाइन में आंसर लिखा है, तो आपका एमसीक्यू भी आपको ABCD करके पूरा आपका ऑप्शन लिखना पड़ेगा। सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है गाइस ये, ठीक है। अब हम लोग 2 मार्कर पे आते हैं। तो 2 मार्कर में जैसे यहाँ पर ये चैप्टर तो आपके बुक में नहीं आ रहा, बट आपके इस बार सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसका डायरेक्ट क्लीन आंसर दिया हुआ है बच्चे ने, एंड दे हैव आल्सो अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डाइसेक्टिंग, अंडुलेटिंग टेरेन, नैरो गेज। अब यहाँ बच्चों का डाउट आता है कि मैम इज कलर्ड पेन एंड पेंसिल अलाउड इन बोर्ड एग्जाम्स? टेक्निकली नो। टेक्निकली ट्राई किया ब्लू और ब्लैक पेन और पेंसिल से ही अपना काम चलाओ, पर इस बच्चे ने लिखा है इस बच्चे के मार्क्स नहीं काटे गए। रेड तो मत यूज करना, चलो इसने येलो यूज किया है, लाल मत यूज करना, तब तो एग्जामिनर आपका सच में सर खा बिल्कुल मत करना बस। ऑलराइट, सेक्शन बी 2, 3, 4 मार्क क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है एनालाइज द सिचुएशन इन विच क्रेडिट पुशेस द बोरोअर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर रिकवरी इज पेनफुल। एक ऐसा सिचुएशन एनालाइज करो जहां पर जो कर्ज का जो क्रेडिट का सिचुएशन है उसमें जो कर्जदार है वो और बुरी पोजीशन में फंस जाता है। तो आपको इसका आंसर पता है, डेट ट्रैप पुशेस द बोरोअर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज पेनफुल। पहला लाइन उन्होंने एक तरीके से इंट्रोडक्टरी लाइन बोला है जो क्वेश्चन से ही उठाया है।
इट इज कैरेक्टराइज बाय नॉन रीपेमेंट ऑफ क्रेडिट, अगर आप क्रेडिट वापस पे नहीं कर पा रहे हो, जिससे कि बोरोअर एक विशियस साइकिल में घुस जाता है, राइट। इट कैन बी कॉज बाय क्रॉप फेलियर से हो सकता है, या फिर नॉन प्रोडक्टिव पर्पज से अगर आपने लोन लिया है कि कोई बीमार हो गया शादी के लिए, तो आप कैसे लोन लुटाओ वापस करोगे। तो ऐसे सिचुएशन में, ये खुद इस बच्चे ने पॉइंट लिखा है, इट इज नॉट इन द बुक, थोड़ा ज्यादा टॉपर बच्चा है। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि सपोर्ट अवेलेबल हो तभी आप लोन ले पाओ, नहीं तो लोन आपको एक और विशियस साइकिल में डाल सकता है। तो द पॉइंट इज सो क्लियरली रिटन, सारे कीवर्ड्स अंडरलाइंड है। तो अगर एज एन एग्जामिनर में सिर्फ अंडरलाइन पार्ट पढ़ूं, डेट ट्रैप, नॉन रीपेमेंट, क्रॉप फेलियर, नॉन प्रोडक्टिव पर्पस, सपोर्ट अवेलेबल, मैं समझ जाऊंगी इस बच्चे ने सही आंसर दिया है ना, मैं मार्क्स दे दूंगी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। How were the ideas of national unity in early 19th century Europe closely allied to the ideology of liberalism? ये आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म का क्वेश्चन है कि जब नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना उठ रही थी, उसी टाइम लिबरल आइडियाज भी काफी उठ रहे थे, तो उन दोनों में क्या कनेक्शन है ना। तो यहाँ लिखा है इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन द 19th सेंचुरी, उसके साथ एक सोशल क्लास थी, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास में कौन कौन था वो भी इमर्ज हुए, वो अंडरलाइंड है। फिर लिबरलिज्म, लिबर से आता है जिसका मतलब है फ्रीडम, फ्री, इक्वालिटी, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, क्लेरिकल प्रिविलेजेस। पॉलिटिकली लिबरलिज्म का ये मतलब है। फिर आखिरी में बस लिखा है कि नेशनल यूनिटी और लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी काफी एलाइड है। तो एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट वाइज आंसर लिखा है। अच्छा गाइस, बाय द वे 3 मार्कर क्वेश्चन था, बच्चे ने 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो व्हाट डू यू हैव टू डू ना, अगर आप ऐसे इंसान हो जो बहुत फास्ट लिखते हो, है ना, जो आपके मिड टर्म्स में, प्री बोर्ड्स में हमेशा एसएसटी पेपर 25-20 मिनट, आधा घंटा 45 मिनट्स पहले खत्म हो जाता था, तो आप लिख लो थोड़ा ज़्यादा, कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा मत लिखो, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने से कुछ नहीं होगा, बट हमेशा कॉन्क्रीट पॉइंट्स। अगर इस बच्चे ने 1 पॉइंट नहीं भी दिया होता तब भी उसको फुल मार्क्स मिल जाते। अब जिन बच्चों को ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, हम लोग करेंगे, बट इसमें कुछ नहीं, आपको बस लिबरलिज्म के बारे में बताना है और नेशनलिज्म के बारे में, और कैसे मिडिल क्लास इमर्ज हुई, बस। चलो नाउ ये आपका रीड द एक्सट्रैक्ट एंड गिव द आंसर्स गिवन बिलो, तो आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया गया है एंड फिर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि काफी सुंदर राइटिंग में आंसर दिया है और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रखे हैं, नॉट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन एनीवेयर। और यहाँ पॉइंट मार्क भी किया है, जैसे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 पार्ट 1 पार्ट 2, तो आंसर कैसे लिखा हुआ है 22.1 और फिर आंसर 22.2 और फिर अगले लाइन में आंसर। तो ना एग्जामिनर कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि हो क्या रहा है, दैट इज प्रॉपर्ली मार्क्ड, आंसर्स आर प्रॉपर्ली मार्क्ड। Examine the steps taken by central government to attract foreign companies. Again, globalization का ये चैप्टर है, इस बात से आपके यहाँ इस बार क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट यहाँ पर भी बच्चे ने प्रॉपर सब हेडिंग्स दिए। अच्छा गाइज, मैं बार बार बोलती हूँ कि आंसर में सब हेडिंग्स बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये आपके सिलेबस का है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है जब आंसर द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स, पहले आप ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप कहोगे ये फैक्टर्स है, पहला आप लिखोगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, ये आपका पहला सब हेडिंग हुआ, जिसमें आप बताओगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और आईसीटी के बारे में, और जब वो वर्ड्स आएंगे उसको भी अंडरलाइन करोगे। फिर दूसरा आप बोलोगे लिबरलाइजेशन पॉलिसी, है ना, एंड रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, फिर उसको अंडरलाइन करके उसके आगे आप अपना पैराग्राफ लिखोगे। तो जब आप ये लिखते हो, जब आप अपनी सब हेडिंग्स लिखते हो, मैं बार बार बोलती हूँ गाइज, आपका जो एग्जामिनर है वो शायद पढ़े भी ना अपने अंदर कितना बड़ा और क्या लिखा है, और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो सब हेडिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है व्हाइल यू आर राइटिंग योर आंसर। तो आंसर है क्वेश्चन 8, है ना, ऐसे करके ब्रैकेट में लिखा है, और पॉइंट नंबर 1, 2, 3 पॉइंट्स में आंसर लिखे हैं। पॉइंट्स में लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो 5 मार्कर क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन द टर्म पॉलिटिकल पार्टी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो पहले पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन है, फिर लिखा है नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, यहाँ नहीं है बट यहाँ था 5 पॉइंट्स प्रॉपर्ली मेंशन्ड। एक लाइन बीच में छोड़ भी रखी है हर पॉइंट पे, क्योंकि पॉइंट बहुत बड़ा है। Everything guys, the difference between a 90 and a 95%, 80 and an 85% is on paper presentation। ऐसा नहीं है 90% वाले बच्चे को कम आता है,
उसको भी उतना ही आता है जितना 95% वाले बच्चे को आता है, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन इट्स अबाउट हाउ यू आर राइटिंग योर पेपर, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर्स। ठीक है, तो लाइन छोड़ो, क्लियर लिखो, कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, पॉइंट वाइज लिखो अपने बड़े बड़े आंसर्स को। अगर इस बच्चे ने एक साथ लिखा हुआ है पर पॉइंट वाइज लिखा है, उसकी राइटिंग ऐसी है, बड़ी राइटिंग है, तो लाइन छोड़ दो, राइट। अब अगर डिफरेंस है तो मैं हर बार बोलती हूँ, आई थिंक बचपन से आपको सिखाया जा रहा है कि अगर दो कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंस आ रहा है तो उसको प्रॉपरली टैब्यूलर फॉर्म में लिखो। तो फॉर्मल सोर्सेज, इनफॉर्मल सोर्सेज, एंड आपको प्रॉपर एक टेबल दे दी गई है, राइट। चलो मैप कैसे करना है, तो मैप में यहाँ दे रखा है कि इसको आइडेंटिफाई करो। तो आइडेंटिफाई करके बच्चे ने यहाँ लिखा है सेक्शन ई, क्वेश्चन 13, 1 अमृतसर, प्लेस वेयर जलियांवाला बाग टुक प्लेस, यहाँ भी लिखा है और मैप पे भी लिखा हुआ होगा, दिखाऊंगी मैप। और फिर दूसरा है मुंबई सॉफ्टवेयर, और ये तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये है मार्क्ड ऑन द मैप, तो मैप में भी मार्क्ड और यहाँ भी लिखा हुआ है बच्चे ने, कितना सुंदर है अमृतसर, एंड प्रॉपरली लिखा हुआ है सब कुछ मार्क करके। क्वेश्चन लिखा है पार्ट 2A, पार्ट 1A, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ लिखा है, सो दैट द एग्जामिनर डजंट गेट कंफ्यूज्ड कि आपने इसको किया है या नहीं किया है, ठीक है। अदर की ऑब्जर्वेशंस, एक लाइन का स्पेस छोड़ना हर पॉइंट के बाद अगर आपकी राइटिंग बड़ी है। इंट्रोडक्टरी लाइन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल, बैंक एंड कोऑपरेटिव शुड इंक्रीज देयर लेंडिंग फैसिलिटी इन रूरल एरियाज फॉर द फॉलोइंग रीजन। अगर आपसे पूछा है व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द क्या बोलूं, कोई क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा। जैसे अगर आपसे पूछा है इकोनॉमिक हार्डशिप ऑफ 1830s को एलैबोरेट करो, आप कहोगे 1830s वाज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर द पुअर ऑफ यूरोप बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो अपना इंट्रोडक्शन जरूर लिखो, ठीक है। एडिंग कंक्लूजन, देयरफॉर ऐसा हुआ है, देयरफॉर इंडस्ट्रीज एक सेटबैक की, इसीलिए यहाँ पर ही इंडस्ट्रीज पाई जाती है, जो भी आपका कंक्लूजन है। अच्छा, तो इसमें मैंने एक छोटी सी वाइटी शॉर्ट भी बनाया था, जिन बच्चों ने देख लिया शायद उन्हें पता होगा, बाकी बच्चों से मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा रोमांटिसिज्म पे, जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का क्वेश्चन है, तो आप उसमें रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन लिखोगे, कल्चरल मूवमेंट है, आप उसमें कैरल क्रुपुंस्की के बारे में लिखोगे, जोहान गॉटफ्राइड के बारे में लिखोगे। आपको लगेगा कि इसके बिना आपका आंसर अधूरा है, बट इस टॉपर को देखो, सर जी ने कुछ याद नहीं किया। उन्होंने कहा कि फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म सिर्फ टेरिटोरियल एक्सपेंशन या वॉर या कल्चर से नहीं हुआ था। फर्स्ट पॉइंट, ये कल्चरल मूवमेंट था दैट डेवलप्ड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ नेशनलिज्म। तीसरा पॉइंट, रोमांटिक पोएट्स लिख दिए, डिड नॉट सपोर्ट ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीजन, सेम काइंड ऑफ, बट रादर फोकस ऑन मिस्टिक फीलिंग्स, इंस्टीट्यूशंस एंड इमोशंस, फोकस ऑन फोकलोर, फोक टेल, फोक सॉन्ग, फोक डांस to explain people's thoughts on nationalism. फिफ्थ पॉइंट, हिस्टोरियंस आर्ग्यू कि जर्मन कल्चर मिलेगा लोगों में, दास वॉक में, और एक कलेक्टिव बिलोंगिंग होगी इफ वी लुक एट री इंटरप्रेट हिस्ट्री। लैंग्वेज वाज आल्सो यूज्ड फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ पोलैंड। तो यहाँ जनरल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स है, लैंग्वेज है, फोक हिस्ट्री है, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री है, सब कुछ है, पॉइंट सारे है, बट किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं है और डेट नहीं है, फिर भी मार्क्स मिले हैं। तो एज आई टोल्ड यू गाइस, पॉइंट ज्यादा जरूरी है। अगर आपको उससे नाम याद नहीं हो रहे, डेट याद नहीं हो रहे, उसमें इतना मत फंस जाओ कि आप पॉइंट्स याद ना करो या चैप्टर ही छोड़ दो कि भाई मुझसे हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो रिमेंबर दैट व्हाटएवर यू राइट देयर शुड बी अ कॉन्क्रीट पॉइंट टू इट, और अगर आ नहीं रहा तो एक पॉइंट को दो पॉइंट में डिवाइड करना सीख लो, ठीक है। चलो, तो गाइज दैट इज इट, दैट वाज काइंड ऑफ एनालिसिस ऑफ द टॉपर्स पेपर। आपको समझ आ गया हो, आई होप। राइटिंग अच्छी ना हो जरूरी नहीं है कि राइटिंग अच्छी हो, बट राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, समझ आना चाहिए एग्जामिनर को, ठीक है। सो डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस, जस्ट बिकॉज बिना होमवर्क के मजा नहीं आता। कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री? 4 इंडस्ट्रीज है, भेल, टिस्को, ऑयल या सेल। Correct the following statement and rewrite it. Bahujan Samaj Party was formed under the leadership of Mayawati. That is it. अगर अच्छा सेशन लगा, let me know in the comment section सेशन कैसा लगा. Do share this video with your friends guys, जैसे उनको भी पता चले कि exactly टॉपर का आंसर शीट होता कैसे है, और वो भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर पाए. Give a thumbs up, share, subscribe.